एसबीआई म्यूचुअल फंड अपना आईपीओ लेकर आने वाला है, जिसके रिगार्डिंग आपको कहीं खबर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसके एक्सपेक्टेंसीज बढ़ चुकी हैं कि यहाँ पर ये बहुत ही जल्द अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। अनलिस्टेड मार्केट में अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें, पिछले एक साल में इसने 117% तक का रिटर्न्स दे रखा है और वहीं 2 साल में 174% तक का। अगर हम इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, एवरी ईयर ये दुगुना प्रॉफिट बना रही हैं और साथ ही साथ इनका जो लेबर कॉस्ट, हाँ, जो 90 घंटे काम करने के लिए बोला जा रहा है, वो लेबर कॉस्ट वो बहुत ही कम एंड उसी लेवल पे पिछले 5 साल से हमें स्टैग्नेटेड देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड एएमसी के ऊपर एक डिटेल रिव्यू लेंगे इस कंपनी का कि क्या आने वाले समय में आपको इसकी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स बाय करना चाहते हैं तो इसकी एक डार्क रियलिटी जो मुझे मालूम पड़ी है उसे भी हम वीडियो के अंत में डिटेल में जानेंगे। एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एएमसी एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड कॉर्पोरेशन है। ये 1992 से इनकॉर्पोरेट किया गया था और जो नया फंड था वो भी 1992 में ही लॉन्च हुआ था। उस समय की अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड में लोग उतना इन्वेस्ट करते नहीं थे और जो करते थे उन्हें काफ़ी हाई पे करना पड़ता था चार्जेस, बिकॉज वहाँ पर सेवी का कोई भी रूल नहीं था कि आपकी एक्सपेंस रेशियो एक लिमिट में रहनी चाहिए। 2004 में यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड एक जॉइंट वेंचर बन जाता है। अमुंडी इंडिया, जो कि फ्रांस बेस्ड कंपनी है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उनके साथ ही अपना जॉइंट वेंचर करती है 2004 में। एंड यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड के 2 मेजर शेयर होल्डर्स निकल कर आते हैं। एक एसबीआई बैंक जो कि 63% के आसपास की अपनी होल्डिंग बनाकर रखते हैं, एंड दूसरा है अमुंडी इंडिया या फिर अमुंडी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि फ्रांस बेस्ड है, 36% के आसपास ये होल्ड करती हैं। अब इसके बाद क्विकली हम बात कर लेते हैं इनकी फाइनेंशियल्स के बारे में, रेवेन्यू के बारे में। तो इनका 2019 का जो रेवेन्यू है वो 1495 करोड़ था, जिनमें इनका प्रॉफिट बनता है 480 करोड़। इसके अलावा अगर मैं 2024 की बात करूं तो 3200 करोड़ की इनकी रेवेन्यू बनती है एंड वहीं इनका प्रॉफिट आता है 2073 करोड़। ओवरऑल अगर देखा जाए लगभग 70% के आसपास का इनका प्रॉफिट मार्जिन बनता है। लेकिन ये खर्च कितना करती हैं अपने एम्प्लॉयज पे? सो 2019 में 700 to 800 करोड़ के आसपास था एंड वही 2024 में अगेन 700 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन कंपनी के ग्रोथ प्रॉफिट में एंड रेवेन्यू में जो जंप आ रहा है एवरी ईयर 25% से लेकर के 50% का जंप ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन एम्प्लॉयज़ के सैलरी में या फिर जो लोगों को जो सैलरी दी जा रही है या फिर जो भी खर्चे बन रहे हैं उस पर खास कुछ ग्रोथ नहीं है। एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू या फिर अगर मैं एक कंपनी हूँ खुद से, तो इस हिसाब से अगर देखें दैट्स ए ट्रेमेंडस जॉब। खर्चा वहीं का वहीं है, लेकिन हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिट एवरी ईयर 1.5 से 2 गुना बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये म्यूचुअल फंड कंपनी पैसे बनाती कैसे हैं? क्या आपसे डायरेक्टली पैसा चार्ज करती है? द आंसर इज नो। एसबीआई बैंक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? एसबीआई बैंक की एक सब्सिडियरी एसबीआई म्यूचुअल फंड, राइट? अब एसबीआई म्यूचुअल फंड क्यों इतना बड़ा है? इसके पीछे रीजन है आपका ट्रस्ट। इन्वेस्टर्स बैंक के प्रोडक्ट्स को इजीली और हैप्पीली ब्लाइंडली ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ये सोच के कि दैट इज सेफ एंड सिक्योर एंड बेस्ट फॉर मी, राइट? अब यही खेल जाता है एसबीआई म्यूचुअल फंड। एसबीआई म्यूचुअल फंड की जितने भी प्रोडक्ट्स आपने बैंक या फिर अपने मैनेजर्स के थ्रू से बाय किया होगा या फिर इन्वेस्टमेंट किया होगा या फिर जो भी लोग करते हैं, वहां पर उन्हें मिलता है रेगुलर फंड, और रेगुलर फंड में जो चार्जेस होते हैं वो 1 से 2% एंड उससे भी ज़्यादा होती हैं। अगर हम पहले की बात करें जब रेगुलेशंस नहीं आए हुए थे कि कितना आप मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं, तो उस समय परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा ही होगा, राइट? एक्सपेंस रेशियो। एंड ये इंडस्ट्रीज, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज आपसे डायरेक्ट पैसा नहीं लेती है, इनडायरेक्टली लेती है, जिसे कहा जाता है एक्सपेंस रेशियो। एंड इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम एक्सपेंस रेशियो ही रहता है। दूसरा जो सोर्स ऑफ इनकम होता है ये एसेट अंडर मैनेजमेंट का एक परसेंटेज एयूएम बेस पर एक इनको फीस मिलता है, वो इनका दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होता है। एंड तीसरा सोर्स ऑफ इनकम होता है कि लेट गेस एसबीआई म्यूचुअल फंड के आपके मैनेजर ने आपको 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करवाया है म्यूचुअल फंड में। हमने एक्सपेक्ट किया कि 18-20% का रिटर्न मिलेगा और ये बेंचमार्क का रिटर्न है, ठीक है? और आपके उस म्यूचुअल फंड ने लकीली 25-30% का रिटर्न दे दिया, ठीक है, जो कि बेंचमार्क से लगभग 10% ज़्यादा दे दिया है। तो यहाँ पर आपसे वो एक परफॉर्मेंस बेस्ड चार्जेस लेंगे। दैट मीन्स कि आपको जितना बोला था उससे ज़्यादा प्रॉफिट बन गया है, यहाँ पर जो है कि आपसे एक चार्जेस लगेंगे।
अगर लॉस हो जाता है तो फिर ये आपकी मुश्किल है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे हमें कोई मतलब नहीं पड़ता। लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉफिट बनता है तो फिर भैया हमें थोड़ा-सा चाहिए। सो इन 3 तरीके से म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशंस अपना पैसा बनाती है, जिसमें से एक है एसबीआई म्यूचुअल फंड। अब अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो वो है 1.39 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और अब तक ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ भी नहीं है। समझो जब ये लिस्ट होगा तो फिर इसकी मार्केट वैल्यूएशन और भी बढ़ेगी, राइट? क्योंकि जो प्रॉफिटेबिलिटी और हमें जो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, दैट्स द बिगेस्ट प्लस पॉइंट। इस कंपनी की अगर हम पीबी रेशियो की बात करें वो है 28, अगर हम इसकी पीई रेशियो की बात करें 67, इसकी बुक वैल्यू है 95 एंड अर्निंग पर शेयर 40 रुपीज बन जाता है। अगर हम इसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात करें तो मल्टीपल ऑफ स्ट्रेंथ है, जिसमें से एक है कॉम्पिटिटर से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी। दूसरा, अब तक लॉस इन्होंने बनाया नहीं है, एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, फाइनेंशियली रिच है, दैट मीन्स कि प्रॉफिट में है, डेप्ट लेती नहीं है, कर्जे की जरूरत ही नहीं, कैश रिच कंपनी है। चौथा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और ये सारे इनके स्ट्रेंथ है। वीक पॉइंट्स की बात करें, देयर इज नो वीक पॉइंट फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज नो वीकनेस इन दैट एएमसी। अब हम बात करते हैं कि अगर आप इसे आईपीओ आने से पहले ही अनलिस्टेड मार्केट से लेना चाहते हैं तो क्या ये सही होगा या नहीं, और कैसे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स को बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। करेंटली 2700 रुपए के आसपास एक यूनिट आपको देखने को मिल रहा है, और आप इजीली एक यूनिट बाय कर पा रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड एएमसी का। प्लेटफॉर्म का नाम है इनक्रेड मनी, जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शायद मुझे थोड़ा बहुत कमीशन भी मिल सकता है, और शायद रेफरल कमीशन भी मिल जाए, जो कि 200 रुपए के आसपास मिल रहा है। अगर आप करते हैं देन वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी बाद की जो मैं बात बताने वाला हूँ शायद आप वो सुन करके, अगर आप बड़ा अमाउंट लगाने वाले थे या फिर 10, 15, 20 या फिर 100 यूनिट्स अगर आप बाय करने वाले थे तो शायद वो प्लान आप ड्रॉप कर दो, क्योंकि अनलिस्टेड शेयर मार्केट रेगुलेटेड नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी इसे रेगुलेट नहीं करती है, जिस वजह से मुझे काफ़ी बड़ा ग्लिच देखने को मिला है इन अनलिस्टेड शेयर मार्केट के ऑप्शंस में। जब गूगल पे सर्च करोगे ना अनलिस्टेड एसबीआई म्यूचुअल फंड के करंट प्राइस क्या है, तो कोई प्लेटफॉर्म 2630 रुपये दिखाएगा, कोई प्लेटफॉर्म 2690 रुपये दिखाएगा, एंड वहीं कोई प्लेटफॉर्म से यहाँ पर आपको 2700 रुपये तक का देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर मेजर दिक्कत की बात करें तो सबके अपने अपने एजेंट्स हैं या फिर एक्सपर्ट्स हैं जो कि रिसर्च करते हैं कि इनकी वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए एक एक यूनिट की, ठीक है। चलो मान के चलते हैं कि हमने 2700 रुपये में ले लिया इसे। अब ये आईपीओ जब लॉन्च होता है तो लगभग 3000 रुपये या फिर 3500 रुपये का अगर लॉन्च होता है तो हमें काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने पहले से जो इसकी बाइंग की है वो 2627 रुपये के आसपास किया है। बट व्हाट इफ ये आईपीओ आता है 2000 रुपये एक एक यूनिट का, तो क्या होगा? कभी सोचा है आपने? तो यहाँ पर होगा आपको इंस्टेंट लॉस होगा। लकीली आईपीओ आने के बाद मोस्टली हम देखते हैं कि काफ़ी सर्च देखने को मिलता है, तो अगर 2000 में लॉन्च होने वाला है तो शायद वो 3000 4000 तक पहुंच जाए, जिसकी पॉसिबिलिटीज रहती है, काफ़ी सारी आईपीओस में हमने देख रखा। बट क्या आप उस स्टॉक को लिस्ट होने के साथ ही साथ, जैसे वो ग्रो कर गया 3500 4000 5000 पहुंच गया, क्या आप उसे सेल कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? द आंसर इज नो। इसलिए बिकॉज जब आप अनलिस्टेड शेयर्स को बाय करोगे ना तो वहां पर आपको 6 मंथ की लॉक इन पीरियड देखने को मिलेगी। इसलिए बिकॉज जब आप अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां पर आपको एक 6 मंथ की लॉक इन पीरियड देखने को मिलेगी, एंड 6 मंथ के बाद ही आप उन अनलिस्टेड शेयर्स को सेल कर पाते हो। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके अनलिस्टेड शेयर्स की लॉक इन पीरियड क्या है उसे एक बार जरूर ट्राई करके चेक कर लें। कीप इन माइंड, भले ही रेगुलेट ना होता हो, लेकिन जब भी आप अनलिस्टेड शेयर्स को बाय करोगे तो 28 से 30 दिन के बाद आपकी सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल डाटाबेस में वो दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये थे वो मेजर पॉइंट्स रिगार्डिंग अनलिस्टेड शेयर्स, और इस वीडियो में एक्चुअली हमारा मेन पर्पस था आपको बताना कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो आईपीओ आने वाला है कितना बेनिफिशियल हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो क्लैरिटी के साथ यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम एक डिटेल वीडियो बनाएं रिगार्डिंग अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।